वीडियो हम आईएएस के सिलेबस के अनुसार, आईएएस के पाठ्यक्रम के अनुसार भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पर प्रकाश डालेंगे और इसी का वीडियो बना के आपको भारतीय राज्य व्यवस्था के विषय में ज्ञान में वृद्धि करेंगे। अब आपको इतने दिन के बाद वीडियो हम इसीलिए बना रहे हैं कि आप बीच में जो बनाते हैं उसको आप पढ़ते रहिए और उसको सब्सक्राइब करते रहिए। तो आज जो है इतने समय में, आज छुट्टी का दिन है, फिर भी हम अपना समय आपको दे रहे हैं। आइए 1947 अधिनियम क्या है इसके विषय में जाना है। तो इसके पहले आप 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के अंग्रेजों का शासन जो है 1773 से रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1919 तक आपने पढ़ लिया है। अब 1919 के बाद जो भारत पर शासन करने के लिए, जो भारत को स्वतंत्र करने के लिए एक अधिनियम लाया गया, जिस अधिनियम का नाम है 1947। ये आईएएस की परीक्षा में और पीसीएस की परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि भारत किस अधिनियम के तहत स्वतंत्रता की प्राप्ति किया। तो उस अधिनियम का नाम है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। आइए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की मुख्य बातें क्या क्या है इसके विषय में हम लोग जो है प्रकाश से हम डाल रहे हैं और आप पढ़ें, याद करें और यही अगर आएगा परीक्षा में तो जरूर आप इससे आपको लाभ मिलेगा। 21 फरवरी है। 21 फरवरी 1947 को ब्रिटिश का प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। उसके बाद सत्ता उत्तरदायी भारतीय हाथों में सौंप दी जाएगी। उसके बाद सत्ता भारतीय उत्तरदायी वाले व्यक्तियों के हाथों में सौंप दी जाएगी। व्यक्तियों के हाथों में सौंप दी जाएगी। तो जब 1919 अधिनियम को हमने पढ़ा दिया और उसको आप जान गए, तो 1919 के अधिनियम के बाद जो है 1919 के अधिनियम के बाद 1935 का अधिनियम पढ़ाए थे और 1935 के अधिनियम के बाद 1947 का अधिनियम आया। तो 1900 सारी बातें 1947 के अधिनियम में जो बातें हैं वो 1935 में जो ही इस बातों को जो है रख दिया गया था। तो 1935 के आधार पर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की पृष्ठभूमि तैयार होती है। इसीलिए 21 फरवरी 1947 को ब्रिटिश का प्रधानमंत्री क्लीमेंट जो एटली थे वह एक घोषणा किए 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। क्या घोषणा किए
कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश का जो शासन चलता था वह समाप्त हो जाएगा। उसके बाद सत्ता भारतीय उत्तरदायी वाले व्यक्तियों के हाथों में सौंप दी जाएगी। तो जब इतना घोषणा कर दिए, जब क्लीमेंट एटली ने जब घोषणा कर दिए कि अब जो है 1935 के जो अधिनियम है उस अधिनियमों में भारत की बहुत सारी, भारत को चलाने की बहुत सारी विधियां दी गई, लेकिन वो विधियां बहुत कुछ हद तक व्यवहार में नहीं उतरी। तो यह अधिनियम लाया गया कि अब जो है भारत पर शासन करना अंग्रेजों के लिए बहुत टेढ़ी खीर है। इसीलिए उन्होंने क्लीमेंट एटली ने 21 फरवरी 1947 को ब्रिटिश का प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली की घोषणा की गई। घोषणा में कहा गया कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। उसके बाद सत्ता भारतीय उत्तरदायी वाले व्यक्तियों के हाथों में सौंप दी जाएगी। इतनी बातों की जब घोषणा हो गई तो मुस्लिमों ने आंदोलन शुरू कर दिया। तो आइए 21 फरवरी 1947 में ब्रिटिश का प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली घोषणा किया। घोषणा में क्या बातें थी, अगर ये आईएएस के सवाल में, पीसीएस के सवाल में आ जाए तो 21 फरवरी 1947 को ब्रिटिश का प्रधानमंत्री जो घोषणा किए थे कि भारत में ब्रिटिश की हुकूमत खत्म हो जाएगी 28 जून 1947 को, 29 जून 1947 को, 30 जून 1947 को और 26 जून 1947 को। तो आप पढ़े रहिएगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि नहीं, 30 जून 1947 को क्लीमेंट एटली की घोषणा थी कि भारत में से ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। आइए अब मुस्लिम लोग को क्या भाई इरादा था कि उन लोगों ने आंदोलन कर दिया क्लीमेंट एटली की इस घोषणा से। तो आइए आगे चलते हैं। क्लीमेंट इटली के घोषणा से मुस्लिम लीग ने आंदोलन किया। मुस्लिम लीग जो है लीग, मुस्लिम लीग ने आंदोलन किया और भारत के विभाजन की बात कही और भारत के विभाजन की बात कही। 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने फिर स्पष्ट किया कि 1946 में गठित संविधान सभा द्वारा 1946 में गठित संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा। उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार नहीं करेंगे, इसे स्वीकार नहीं करेंगे। तो जब 21 फरवरी 1947 को क्लीमेंट एटली ने
यह घोषणा की कि 30 जून 1947 को भारत जो है अंग्रेजों के शासन से मुक्त हो जाएगा। जब यह घोषणा उसने 30 जून 1947 को किया, इसी पर जो है मुस्लिम लीग ने एक बहुत बड़ा देश में आंदोलन किया और कहा कि 3 जून 1947 को जो है कहा कि जब तक हम लोग की बातें नहीं सुनी जाएगी तब तक आंदोलन चलेगा। इसीलिए फिर 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने फिर स्पष्ट इस बात को कर दिया कि 1946 में जो गठित संविधान सभा बनाई गई थी, उस संविधान सभा द्वारा बनाया गया जो संविधान है उन क्षेत्रों पर नहीं लागू होंगे जिस क्षेत्रों के लोग इस संविधान को नहीं मानेंगे। क्लियर होगा? तो अगर सवाल पूछ दे कि मुस्लिम लीग का आंदोलन कब हुआ, तो आप जो है कहिएगा या जानिएगा कि जो है जब 30 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार क्या क्लीमेंट एटली ने घोषणा में कह दिया कि 30 जून 1947 पर को की तिथि से भारत सरकार पर ब्रिटिश सरकार की हुकूमत समाप्त हो जाएगी। उसी दिन से मुस्लिम लीग का जो है आंदोलन शुरू हो गया। तो फिर पूछे कि किस तारीख को ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट किया कि 1946 में संविधान सभा गठित हुई थी, उस संविधान सभा के द्वारा जो संविधान बना था उसमें जो है वह संविधान उन लोगों पर लागू नहीं होगा जिन क्षेत्रों के लोग उसे स्वीकार नहीं करेंगे। तो बस वही 3 जून 1947 के ब्रिटिश सरकार के बयान पर कि 1946 में जो संविधान सभा बना था, उस संविधान सभा के द्वारा जो संविधान बना था, उस संविधान को जो लोग मानेंगे तो संविधान उन पर लागू होगा, जो नहीं मानेंगे नहीं होगा। तो यही होगा कि जो है 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट कर दिया है। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं कि आगे अब क्या हुआ। जब मुस्लिम लीग ने आंदोलन छेड़ा और 1947 3 जून 1947 को एटली ने फिर कहा, मैं स्पष्ट करता हूं कि 1946 में जो संविधान सभा गठन हुआ उसके द्वारा जो संविधान बना, उस संविधान वहां पर लागू नहीं होगा जो लोग इस संविधान को नहीं मानेंगे। आइए अब चलते हैं आगे। अब आगे क्या होता 1947 की बातों में, तो 1947 अपनी स्वतंत्रता अधिनियम की बातों में आगे क्या होता है। उसी दिन 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश की। अब देखिए राज्य व्यवस्था किससे चल रही है। जब इटली ने जब घोषणा कर दिया कि 30 जून 1947 को जो है भारत पर से अंग्रेजी हुकूमत समाप्त हो जाएगी, तो मुस्लिम लीग ने आंदोलन शुरू कर दिया। जब आंदोलन शुरू कर दिया तो 3 जून 1947 को फिर उसको स्पष्ट कर दिया गया कि 1946 में जो संविधान सभा के द्वारा जो संविधान बना है, अगर उसको जो लोग नहीं मानेंगे उन पर संविधान लागू नहीं होगा, जो मानेंगे उस पर लागू होगा। तो फिर जो है लॉर्ड माउंटबेटन ने जब ऐसी बात हो गई तो लॉर्ड माउंटबेटन ने फिर राजनीति ला दिया भारत में कि चलिए 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश की। कहा तब बांट दीजिए, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा कर दीजिए। तो अगर सवाल पूछे कि किसने भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की योजना को पेश किया, तो आप याद करिएगा लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की बात की योजना पेश किया। और कब, तिथि क्या है पेश करने का, 3 जून 1947 को। क्लियर, इस बात को जानना जरूरी है।
जिसे माउंटबेटन योजना कहा गया है, जिसे माउंटबेटन योजना कहा गया है, माउंटबेटन योजना कहा गया है, जिसे माउंटबेटन योजना कहा गया है। इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर दिया। अब इस योजना को यानी माउंटबेटन योजना को, लॉर्ड माउंटबेटन योजना को मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने स्वीकार कर दिया। कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया। तो अगर पूछ दे लॉर्ड माउंटबेटन योजना क्या है, लॉर्ड माउंटबेटन योजना क्या है, लिख दे। नंबर 1, लॉर्ड माउंटबेटन योजना भारत पर सत्ता की अंग्रेजों की समाप्ति है। लॉर्ड माउंटबेटन योजना मुस्लिम लीग और कांग्रेस का आपस में संगठन मजबूत करना है। लॉर्ड माउंटबेटन योजना यह है कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा है। और लॉर्ड माउंटबेटन योजना यह है कि वह जो है स्वतंत्रता की बात करता है, भारतीयों की स्वतंत्रता की बात करता है। तो इसी में फंसना नहीं है, आपको जाना है कि लॉर्ड माउंटबेटन योजना वह योजना है जिस योजना के माध्यम से लॉर्ड माउंटबेटन ने यह बात कही कि अब भारत और पाकिस्तान अलग अलग रहेंगे। इसीलिए इस योजना का नाम लॉर्ड माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम बनाकर उसे लागू कर दिया गया। इस प्रकार इस अधिनियम द्वारा निम्न बातें कही गई। अब तो आपको समझ में आ गया। क्लेमेंट एटली आए तो उन्होंने 21 फरवरी को 1947 को जो है ये घोषणा कर दिए कि जो है 30 जून 1947 को अंग्रेजी हुकूमत भारत से हट जाएगी। जो ही क्लेमेंट एटली ने घोषणा किए तो मुस्लिम लीग ने आंदोलन कर दिया। और जब मुस्लिम लीग ने आंदोलन कर दिया तो क्लेमेंट एटली ने 3 जून को कहा कि जो है क्लेमेंट एटली ने कहा कि नहीं, आप आंदोलन को वापस लीजिए। ये 1946 में जो संविधान सभा बनी थी, उस संविधान सभा के द्वारा जो संविधान बने हैं वह संविधान उन पर लागू नहीं होंगे जो इसको नहीं मानते हैं। उसके बाद इसी जगह पर लॉर्ड माउंटबेटन ने वायसराय थे। 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश की कि भाई अब कांग्रेस और मुस्लिम अलग अलग रहे। और इस योजना को मुस्लिम लीग भी स्वीकार कर लिया, कबूल कर लिया, और कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया। यहीं से भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की बात शुरू हो गई। ये बहुत बड़ी यहाँ भूल हो रही है। हम लोग एक थे और इन लोगों ने, अंग्रेजों ने हम पर पूरा हुकूमत चलाया और जाते समय हम लोगों को बांट दिया और बांट कर झाड़ा लगा करके यहाँ से चले गए। अब आइए 1947 अधिनियम की ये शुरुआत रही कि किस तरह से उसने कहा, किस तरह से झगड़ा लगाया और किस तरह से भारत और पाकिस्तान का बंटवारा का योजना पेश किया और कौन कौन सी बातें इस अधिनियम में लाई गई। आइए हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहली बात यह थी 1947 अधिनियम की बात
कि इसने भारत में ब्रिटिश राज समाप्त कर, इसने भारत 1947 के इसने भारत में ब्रिटिश हुकूमत समाप्त कर, ब्रिटिश शासन समाप्त कर, ब्रिटिश शासन समाप्त कर 15 अगस्त 1947 को 15 अगस्त 1947 को इसे स्वतंत्र और संप्रभु राज्य घोषित कर दिया। इसे स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया। संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया। क्लियर? पहली बात इस अधिनियम में है कि इसने 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की पहली बात यह थी कि इस अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त कर दिया और 15 अगस्त 1947 को इसे स्वतंत्र और संप्रभु राज्य घोषित कर दिया। दूसरी बात क्या थी भाई इस अधिनियम की? इसने भारत का विभाजन कर दो स्वतंत्र डोमिनियनों, इसने भारत का विभाजन कर दो स्वतंत्र डोमिनियनों, दो स्वतंत्र डोमिनियनों संप्रभु राष्ट्र भारत और पाकिस्तान का सृजन किया। संप्रभु राष्ट्र भारत और पाकिस्तान का सृजन किया। इन्हें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता थी, जिसे ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता मिल गई। क्लियर हो गया? दूसरी बात थी कि इस अधिनियम यानी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत जो है भारत का विभाजन कर दिया गया और भारत दो स्वतंत्र डोमिनियनों संप्रभु राष्ट्र, एक भारत संप्रभु राष्ट्र होगा, एक पाकिस्तान संप्रभु राष्ट्र होगा, उसका जन्म हो गया। इसे ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता मिल गई। अब ये पाकिस्तान और भारत दोनों ब्रिटिश का जहां जहां राष्ट्र है उसके मंडली से अलग होने की स्वतंत्रता मिल गई। तीसरी बात क्या थी 1947 अधिनियम की? इसको पॉइंट बाय पॉइंट जानने की जरूरत है। इसे सवाल पूछे जाएंगे कि राष्ट्रमंडल, ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से पाकिस्तान को और भारत को अलग होने की स्वतंत्रता मिल गई। बताइए किस अधिनियम के तहत? तो कहेगा 1919 अधिनियम के तहत, 1935 अधिनियम के तहत, 1947 अधिनियम के तहत, 1909 अधिनियम के तहत। तो आपको जब आप जानकारी रहेगा कि ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से भारत और पाकिस्तान को स्वतंत्रता मिल गई, यह 1947 अधिनियम के तहत। अब आइए तीसरी बात भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की क्या थी भाई? इसने वायसराय का पद समाप्त कर दिया। इसने वायसराय का पद समाप्त कर दिया। वायसराय पद होता था, उसको समाप्त कर दिया। तो भी पूछ सकता है किस अधिनियम के तहत?
ब्रिटिश वायसराय का पद को समाप्त कर दिया गया, तो 1947 के तहत समाप्त कर दिया गया। और उसके स्थान पर दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल के पद का सृजन किया गया। और उसके स्थान पर दोनों डोमिनियन के राज्यों में गवर्नर जनरल के पद का सृजन किया गया। सृजन किया गया जिसकी नियुक्ति नए राष्ट्र की कैबिनेट की सिफारिश पर ब्रिटेन के ताज को करनी थी। जिसकी नियुक्ति नए राष्ट्र के कैबिनेट की सिफारिश पर नए राष्ट्र के जो नए राष्ट्र बने हैं उसके कैबिनेट की सिफारिश पर ब्रिटेन के ताज को करनी थी। ब्रिटेन के ताज को करनी थी। इस पर ब्रिटेन की सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होना था। इस पर ब्रिटेन की सरकार का कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। क्लियर हो गया? तो तीसरी बात में भारत के स्वतंत्रता अधिनियम में तीसरी बात यह थी कि वायसराय के पद की समाप्ति हो गई और वायसराय के पद के स्थान पर दोनों डोमिनियनों पाकिस्तान और भारत के राज्यों में गवर्नर जनरल के पद का सृजन किया गया, जिसकी नियुक्ति दोनों नए राष्ट्रों के जो कैबिनेट है, मंत्रिमंडल है, वह सिफारिश करेगा और उसी सिफारिश पर ब्रिटेन के ताज को उस गवर्नर जनरल को पोस्ट करना था, नियुक्त करना था। लेकिन इस पर ब्रिटेन की सरकार का कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। यह तीसरी बात है। किसकी तीसरी बात है? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की तीसरी बात है। एक दफे और रिपीट कर लीजिए। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की मुख्य बात क्या थी? तीसरे बिंदु पर है, इसने वायसराय के पद को समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर पाकिस्तान और भारत राज्यों में गवर्नर जनरल के पद का सृजन कर दिया, जिसकी नियुक्ति नए राष्ट्रों के यानी पाकिस्तान और भारत के कैबिनेट की सिफारिश पर ब्रिटेन के ताज को करनी थी, किंतु इस पर ब्रिटेन के सरकार का कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। ये तीसरी बात है। आइए चौथी बात क्या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की थी भाई? आइए चौथी बात क्या थी? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की चौथी बात क्या थी? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की इसने दोनों डोमिनियन राज्यों में संविधान सभाओं को दोनों डोमिनियन राज्यों में संविधान सभाओं को अपने देशों का संविधान बनाने
अपने देशों का संविधान बनाने, अपने देशों का संविधान बनाने और उसके लिए किसी भी देश के संविधान को अपनाने की शक्ति दी और उसे किसी भी देश का संविधान अपनाने की स्वतंत्रता दी। सभाओं को यह भी शक्ति दी, सभाओं को यह भी शक्ति दी, सभाओं को यह भी शक्ति दी, सभाओं को यह भी शक्ति दी थी कि वे किसी भी ब्रिटिश कानून को की शक्ति दी थी कि वह ब्रिटिश सरकार के किसी कानून को, ब्रिटिश सरकार के किसी कानून को समाप्त करने के लिए कानून बना सकती थी, समाप्त करने के लिए कानून बना सकती है, बना सकती है। यहाँ तक कि उन्हें स्वतंत्रता अधिनियम को भी निरस्त करने का अधिकार था। यहाँ तक कि उन्हें स्वतंत्रता अधिनियम को समाप्त करने का भी अधिकार था। हो गया। चौथी बात यह थी कि इसने दोनों डोमिनियन राज्यों में संविधान सभाओं को अपने देशों का संविधान कहा कि दोनों देशों के संविधान सभा है, अपने अपने देशों के लिए अलग संविधान बना लीजिए, आजादी है, कोई हमारे तरफ से कोई छेड़छाड़ नहीं है। उसे किसी भी देश का संविधान अपनाने की भी आजादी दे दी कि आप किसी भी देश के संविधान को अपने देश का संविधान बना लीजिए, ये भी आजादी थी। उसने यह भी शक्ति दे दी थी कि 1947 के स्वतंत्रता अधिनियम में कि ब्रिटिश सरकार की कोई भी कानून आप समाप्त कर सकते हैं। उसने यह भी शक्ति दे दी थी कि आप स्वतंत्रता अधिनियम को भी समाप्त कर सकते हैं। तो अगर सवाल पूछ दे कि भारतीय स्वतंत्रता किस अधिनियम के तहत भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को भी समाप्त करने की शक्तियां मिली थी। ये बहुत टेढ़ा सवाल है। किस अधिनियम के तहत भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को भी समाप्त करने की शक्तियां ब्रिटिश सरकार ने दोनों डोमिनियनों को दी थी? तो 1909, 1907, 1909, 1919, 1935, 1947। तो आप हमेशा याद करिए, जब इस चौथे पॉइंट को पढ़िएगा तो याद रहेगा कि 1947 के चौथे बिंदु में कहा गया है कि इतनी शक्तियां दे दी कि 1947 के स्वतंत्रता अधिनियम को भी समाप्त कर सकती है। उस राज्य के डोमिनियन, उस राज्य का मंत्रिमंडल, उस संविधान का सभा, उस डोमिनियन के लोग। आइए अब आइए, पांचवी बात क्या थी भाई? पांचवा बिंदु क्या था? आइए, पांचवा बिंदु क्या था? पांचवा बिंदु क्या था? इसने दोनों डोमिनियन राज्यों की संविधान सभाओं को यह शक्ति प्रदान की गई, इसके द्वारा दोनों डोमिनियन राज्यों की संविधान सभाओं को
कि संविधान सभाओं को यह शक्ति दी, यह शक्ति प्रदान की थी, यह शक्ति प्रदान की गई थी कि वे नए संविधान का निर्माण और कार्यान्वित होने तक वे नए संविधान के निर्माण एवं कार्यान्वित होने तक नए संविधान का निर्माण या कार्यान्वित होने तक अपने अपने संबंधित क्षेत्रों के लिए अपने संबंधित क्षेत्रों के लिए विधानसभा बना सकती थी। विधानसभा बना सकती थी। 15 अगस्त 1947 के बाद 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश संसद में पारित हुआ कोई भी अधिनियम दोनों डोमिनियनों पर तब तक लागू नहीं होगा। दोनों डोमिनियनों पर मैंने कहता है 5वां बिंदु 47 अधिनियम का कि इसके द्वारा दोनों डोमिनियन राज्यों की संविधान सभा जब तक नहीं बनती है तब तक नहीं बन सकती। संविधान सभाओं को यह शक्ति प्रदान की संविधान सभा जो बनी थी कि अपना संविधान सभा करो, उसी संविधान सभा के माध्यम संविधान बनेगा। तो ये शक्ति संविधान सभा को दे दी कि अगर जब संविधान अगर नहीं बनता है तो नहीं बनने तक जो है संविधान के निर्माण और कार्यान्वित होने तक अपने अपने संबंधित क्षेत्रों के लिए विधान सभा बना सकती है। बिना संविधान बनाए तो सवाल पूछ सकता है, बिना संविधान बनाए विधानसभा बनाई जा सकती है भारत शासन के किस अधिनियम के तहत? तो न वही देगा। फिर तो आपको यही रटना है, यही समझना है कि 1947 स्वतंत्रता अधिनियम के तहत जो है विधानसभा जब तक संविधान नहीं बनता है संविधान सभाओं के द्वारा तब तक आप नया विधानसभा बना सकते हैं। और 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश संसद में पारित हुआ कोई भी अधिनियम लागू नहीं होगा। इतना अधिकार था उन संविधान सभाओं को। दोनों डोमिनियन इस कानून को मानने के लिए कानून नहीं बना लेंगे। जब तक दोनों डोमिनियन इस कानून को मानने के लिए कानून नहीं बना लेंगे तब तक ये इतना अधिकार उसको था। किसको? पाकिस्तान और भारत को। और जब तक संविधान सभा के द्वारा अगर संविधान नहीं बनता है, यदि संविधान बनने तक ये दोनों डोमिनियन अपना विधानसभा गठन कर सकते हैं। और 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश संसद में पारित हुआ कोई भी अधिनियम लागू भी नहीं होगा। इतनी शक्तियां दे दी। जब तक कि दोनों डोमिनियन इस कानून को मानने के लिए कानून नहीं बना लेंगे, जब तक कानून नहीं बना लेंगे तब तक नहीं माना जाएगा ब्रिटिश संसद का कोई भी कानून। ये हो गया 5वां इनकी बातें। अब आई 6वां इनकी बातें क्या है? किनकी बातें? 1947 स्वतंत्रता अधिनियम की बातें, यानी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की 6ठी बातें। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की 6ठी बातें। ये 6ठी बातें क्या है? 6वां बिंदु क्या है? इस कानून ने ब्रिटेन में भारत
सचिव का पद समाप्त कर दिया। वायसराय को पद तो समाप्त कर दिया। इस कानून ने भारत में ब्रिटिश ब्रिटेन में कानून ने ब्रिटेन में भारत सचिव के पद को समाप्त कर दिया। तो भाई स्वतंत्रता अधिनियम को पढ़ना है नहीं पढ़ना बड़ी जरूरी है, कर दिया। पूछ दिया कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की मुख्य बातों पर प्रकाश डालिए, उसके गुण और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की व्याख्या करते हुए उसके गुण दोषों पर प्रकाश डालिए। अगर ये लिख दे सवाल एक डिस्क्रिप्टिव में तो आप पढ़े रहिएगा तो लिख सकते हैं, या आईएएस के मुख्य परीक्षा में पूछ दे राज्य व्यवस्था से, या पीसीएस के मुख्य परीक्षा में पूछ दे राज्य व्यवस्था से। तो इसकी सभी शक्तियां राष्ट्रमंडलों के राज सचिव को हस्तांतरित कर दी गई। इसकी सभी शक्तियां, किसकी सभी शक्तियां? राज्य सचिव, भारत सचिव की, ब्रिटेन में भारत सचिव की, इसकी सभी शक्तियां राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव को, राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव को हस्तांतरित कर दी। राज्य सचिव को स्थानांतरित कर दी गई। ये छठी बात थी कि इस कानून ने, यानी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के कानून ने ब्रिटेन में जो भारत सचिव हुआ करते थे उसके पद को समाप्त कर दिया, सफाया कर दिया। और इसकी सभी शक्तियां, किसकी शक्तियां? ब्रिटेन में भारत के सचिव की सभी शक्तियां जो है, सभी शक्तियां राष्ट्रमंडल के मामले के जो राज्य सचिव हैं उन्हीं में तब्दील कर देगा। कि तब तक आप देखिए। अब आइए, सप्तमी बात क्या थी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की? सप्तमी बात क्या थी भाई? सप्तमी बात क्या थी? इसने 15 अगस्त 1947 को, इसने 15 अगस्त 1947 को यह स्वतंत्रता दी की, यह स्वतंत्रता दी की। वे चाहे तो भारत डोमिनियन, वे चाहे तो भारत डोमिनियन, वे चाहे तो भारत डोमिनियन या पाकिस्तान डोमिनियन, या पाकिस्तान डोमिनियन। भारतीय रियासतों व ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति की घोषणा की। इसने 15 अगस्त 1947 को यह स्वतंत्रता दी की। इसने 15 अगस्त 1947 को यह स्वतंत्रता दी की भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति की घोषणा की थी। भारत के रियासतों पर, भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश हुकूमत समाप्त कर दिया। ब्रिटिश हुकूमत समाप्त कर दिया। इसके साथ आदिवासी क्षेत्र समझौता संबंधों पर, इसके साथ ही आदिवासी क्षेत्र समझौतों पर,
आदिवासी क्षेत्र समझौतों पर, आदिवासी क्षेत्र समझौतों पर, समझौता, आदिवासी क्षेत्र समझौता संबंधों पर, आदिवासी क्षेत्र समझौता संबंधों पर ये ब्रिटिश हस्तक्षेप समाप्त हो गया। ब्रिटिश हस्तक्षेप, ब्रिटिश का हस्तक्षेप समाप्त हो गया। ब्रिटिश का हस्तक्षेप समाप्त हो गया। कितनी बड़ी बात है। 15 अगस्त 1947 को इस अधिनियम ने यह स्वतंत्रता दी कि भारतीय रियासतों पर से ब्रिटिश हुकूमत समाप्त। इसके साथ ही आदिवासी क्षेत्र समझौता जो संबंध था वो ब्रिटिश का हस्तक्षेप नहीं हुआ। आदिवासी क्षेत्रों पर समझौता आप करिए, अपना आदिवासी क्षेत्र जो समझौता, चाहे भारत के लोग अपने आदिवासी क्षेत्र समझौता करें, चाहे पाकिस्तान के लोग, ब्रिटिश को कोई लेना देना नहीं है। तो आदिवासी क्षेत्र समझौता के संबंधों पर ब्रिटिश का हस्तक्षेप समाप्त हो गया। 7वां बिंदु पर यह अधिनियम की बात कही गई। आइए 8वां बिंदु में क्या कहता है यह अधिनियम 1947। आइए बहुत बारीकी से भाई इसको पढ़ना है, इसी पर आपका देश स्वतंत्र हुआ है, इसलिए इसको बहुत बारीकी से पढ़ना है। 8वां बिंदु यह है स्वतंत्रता अधिनियम की, इसने भारतीय रियासतों को यह स्वतंत्रता दी कि इसने भारतीय रियासतों को यह स्वतंत्रता दी। इसने भारतीय रियासतों को यह स्वतंत्रता दी, यह स्वतंत्रता दी। इसने 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ने भारत में जितने राजवाड़े थे उनकी जो रियासत थी उनको यह स्वतंत्रता दी कि उनको यह स्वतंत्रता दी कि वे चाहे तो भारत डोमिनियन या पाकिस्तान डोमिनियन के साथ मिल सकती है या स्वतंत्र रह सकती है। दी कि वे चाहे तो पाकिस्तान के डोमिनियन में जा सकते हैं, पाकिस्तान के डोमिनियनों में अथवा भारत के डोमिनियनों में, भारत डोमिनियन में जा सकते हैं अथवा स्वतंत्र रह सकते हैं, स्वतंत्र रह सकते हैं। इसी बात को लेकर के सभी रियासतें कहते थे कि हम नहीं भारत के संग में मिलेंगे। तो याद रखिएगा, अगर सवाल पूछे कि जब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आया तो क्या यह कहे कि भारतीय किस अधिनियम के तहत, जब अंग्रेज भारत छोड़े तो किस अधिनियम के तहत यह बात कही गई कि कोई भी रियासत किसी भी पाकिस्तान में जा सकता है या भारत में रह सकता है, स्वतंत्र रह सकता है। तो यही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में यह बात रही, झगड़ा वाली बात लगा दी अंग्रेजों ने कि आप स्वतंत्र रहो, कोई बात नहीं है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा था कि भारत में जितनी रियासतें थी वह किसी तरह से इनको अपने संग में मिलाया। यहाँ जूनागढ़ को तो उसने इतना जबरदस्ती तरीके से मिलाया कि अगर सरदार पटेल नहीं होते तो अलग स्वतंत्र राज्य रहता भारत की स्वतंत्रता मिलने के बाद भी। तो यही बात 1947 में थी कि वह स्वतंत्र रह सकता है, पाकिस्तान जा सकता है, भारत में रह सकता है और स्वतंत्र रह सकता है। आइए 9वीं बात क्या थी भाई, 9वां बिंदु क्या था भाई भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का? नवा बिंदु क्या था? इस अधिनियम ने नया संविधान बनने तक, इस अधिनियम ने नए संविधान बनने तक, नए संविधान बनने तक प्रत्येक डोमिनियन में शासन संचालित करने
प्रत्येक डोमिनियन में शासन संचालित करने एवं भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत उनकी प्रांतीय सभाओं में उनके प्रांतीय सभाओं में सरकार चलाने की व्यवस्था की। हालांकि दोनों डोमिनियन राज्यों की इस कानून में सुधार करने का अधिकार था। दोनों डोमिनियनों को इस कानून में सुधार करने का अधिकार था। नवी बात यह थी कि इस अधिनियम ने नए संविधान जब तक नहीं बनने तक प्रत्येक डोमिनियन में शासन संचालित करने एवं भारत शासन अधिनियम 1945 के तहत उनके प्रांतीय सभाओं में सरकार चलाने की व्यवस्था की। हालांकि दोनों डोमिनियनों को इस कानून में सुधार करने का अधिकार था। ये नवी बात थी। तो इसको आपको जानना चाहिए कि किस अधिनियम के तहत ये सब बातें हुई। तो 1947 अधिनियम के तहत सारी बातें हुई। अब आइए 10वां बिंदु क्या था 1947 अधिनियम की। 10वां पॉइंट क्या था 1947 अधिनियम की। इसने ब्रिटिश शासक को ब्रिटिश शासक को विधेयकों पर मताधिकार और उन्हें स्वीकृत करने और उन्हें स्वीकृत करने के अधिकार से वंचित कर दिया। स्वीकृत करने के अधिकार से वंचित कर दिया। लेकिन ब्रिटिश शासक के नाम पर ब्रिटिश शासक के नाम पर गवर्नर जनरल को किसी भी विधेयक को स्वीकार करने का अधिकार प्राप्त था। स्वीकार करने का अधिकार प्राप्त था। तो 10वां बात यह था कि इसने 1947 के अधिनियम ने ब्रिटिश शासक को विधेयकों पर मताधिकार और उन्हें स्वीकृत करने के अधिकार से वंचित कर दिया। इसने ब्रिटिश शासक को विधेयकों पर
अपने मत का अधिकार और उन्हें स्वीकृत करने के अधिकार से वंचित कर दिया। कितना बड़ा काम किया 1947 अधिनियम ने। लेकिन ब्रिटिश शासक के नाम पर गवर्नर जनरल को किसी भी विधेयक को स्वीकार करने का अधिकार प्राप्त था। मताधिकार नहीं दे सकता था, लेकिन विधेयक को स्वीकृत और अस्वीकृत करने का अधिकार था। तो कहीं कहीं उसको जगह दे देते थे। तो ब्रिटिश स्वतंत्रता अधिनियम में बात थी, इसने ब्रिटिश शासक को, जो ब्रिटेन के जो शासक थे, तो उनको विधेयक पर मताधिकार और उन्हें स्वीकृत करने के अधिकार से वंचित कर दे गया। लेकिन ब्रिटिश शासक के नाम पर गवर्नर जनरल को या किसी भी विधेयक को स्वीकार करने का अधिकार प्राप्त था। ये जान लीजिएगा, गवर्नर जनरल को था, लेकिन विधेयकों पर शासक को, यानी राजा रानी को या उसके मंत्रिमंडल को या उसके संसद को विधेयक पर मत देने का अधिकार नहीं था। अब आइए 11वीं बात इनकी क्या थी। 11वीं बात इस बिंदु की क्या थी, इस अधिनियम की क्या थी। इसके अंतर्गत भारत के गवर्नर जनरल और प्रांतीय गवर्नरों को किसके अंतर्गत 1947 स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत भारत के गवर्नर जनरल, एवं प्रांतीय गवर्नरों को राज्यों का संवैधानिक प्रमुख नियुक्त किया गया। राज्यों का संवैधानिक प्रमुख नियुक्त किया गया। इन्हें सभी मामलों पर राज्य की मंत्रिपरिषद के परामर्श पर कार्य करना होता था। इन्हें सभी मामलों पर मंत्रिपरिषद के परामर्श के आधार पर कार्य करना होता था। अगर आ जाइए 11वां में क्या था। भारत के स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के 11वें बिंदु में यह लिखा हुआ है कि इस अधिनियम के अंतर्गत भारत के गवर्नर जनरल एवं प्रांतीय गवर्नरों को राज्यों का संवैधानिक प्रमुख नियुक्त किया गया। केवल स्टाम्प की मुहर है, संवैधानिक प्रमुख नियुक्त किया गया। इन्हें सभी मामलों पर मंत्रिपरिषद के परामर्श के आधार पर कार्य करना होता था। मंत्रिपरिषद जैसे करती थी वैसे राज्यों को, जैसे अभी जो है पार्लियामेंट का एक मंत्रिपरिषद है, जो संसद बनती है, लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति से मिलके, तो वही समझिए राष्ट्रपति एक तरह से गवर्नर हुआ अभी के समय में। तो जो मंत्रिपरिषद जो फैसला कर देगा, अभी मोदी क्या किया, मोदी क्या किया है, अभी तो मोदी यही किया है कि पार्लियामेंट से पास करा करके अब बिल ले गया, अब किसान बिल पास करा दिया, और राष्ट्रपति को उसको मजबूरी है कि मंत्रिपरिषद के जो मंत्रिपरिषद ने जो है बिल पास किया है उसी पर ठप्पा लगा दिया, वह कानून बन गया। यही बात इस भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में थी। ठीक है, तो यह बात आप समझ जाइए। आइए 12वीं बात क्या थी। 12वीं बात क्या थी, आपको ले चलते हैं। 12वीं बात क्या थी, 12वीं बिंदु क्या था। इसने शाही उपाधि से, शाही उपाधि
से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया। शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया। शब्द समाप्त कर दिया। तो आपको याद रखना होगा, शाही जो उपाधि होती थी, शाही उपाधि से भारत का सम्राट कहा जाता, उस शब्दवे को समाप्त कर दिया। किस अधिनियम के तहत? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत। अगर पूछ दे कि शाही उपाधि एवं भारत सम्राट शब्द का समापन किस अधिनियम के द्वारा हुआ, तो आप लिखिएगा कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत ने शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द ही समाप्त कर दिया। आइए 13वां बात क्या थी भाई? 13वां बिंदु क्या थी? इसको भी जान लीजिए। 13वां बिंदु क्या थी? इसने भारत के राज्य सचिव द्वारा भारत के राज्य सचिव द्वारा सिविल सेवा में नियुक्तियां, भारत के राज्य सचिव द्वारा सिविल सेवा में नियुक्तियां करने और पदों में आरक्षण करने की प्रणाली समाप्त कर दी। 15 अगस्त 1947 से पूर्व के सिविल सेवा 47 के पूर्व के सिविल सेवा कर्मचारी को वही सुविधाएं मिलती रही जो उन्हें पहले से प्राप्त थी। क्लियर हो गया? इस अधिनियम ने 13वें बिंदु में कहता है, यह अधिनियम कि इसने भारत के राज्य सचिव द्वारा सिविल सेवा में नियुक्तियां करने और पदों में जो आरक्षण करने की जो प्रणाली समाप्त कर दी और 15 अगस्त 1947 के पूर्व के सिविल सेवा कर्मचारियों को वही सुविधाएं मिलती रही जो उन्हें पहले से प्राप्त थी। तो अगर पूछ दे भारत संवैधानिक विकास के किस अधिनियम में जो है सिविल सेवा राज्य सचिव के द्वारा सिविल सेवा में नियुक्ति करने और पदों में जो रिजर्वेशन था उस प्रणाली को समाप्त कर दी और पूर्व के सिविल सेवा कर्मचारियों को वही सुविधाएं मिलती रही जो पहले से मिलती थी, तो आरक्षण को समाप्त करने की व्यवस्था सिविल सेवा के पदों में किस अधिनियम में थी? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में थी। यहाँ भी झगड़ा लगा दिया। अब आइए लास्ट में चलते हैं। इस 13 बिंदुओं को आप कंठस्थ कर लीजिए, याद कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करिए, लोगों को शेयर करिए ताकि और लोग जाने और इस एनर्जी का लोग लाभ उठाएं जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे और बच्चियां। अब 14-15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हो गया। भारत में
ब्रिटिश शासन का अंत हो गया, अंत हो गया। तो 14 और 15 अगस्त, 14 अगस्त को पाकिस्तान में या 15 अगस्त को भारत के मध्यरात्रि को भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हो गया। 14 और 15 मतलब 14 तारीख समाप्त हो रहा था, 15 तारीख आ रहा था। उसी के मध्यरात्रि में, अगस्त के महीने में 1947 के मध्यरात्रि को 14 बज करके कुछ मिनट और 15 अगस्त शुरू होने में 1 बजे अभी प्रारंभ होने थे, उसी के बीच में 14-15 अगस्त 1947 के मध्यरात्रि को भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हो गया और समस्त शक्तियां 2 नए स्वतंत्र डोमिनियन भारत और पाकिस्तान को हस्तांतरित कर दी गई और समस्त शक्तियां 2 डोमिनियनों भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थानांतरित कर दी गई, स्थानांतरित कर दी गई, स्थानांतरित कर दी गई। लॉर्ड माउंटबेटन नए डोमिनियन, लॉर्ड माउंटबेटन नए डोमिनियन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने, उन्हें जवाहरलाल नेहरू को भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में, शपथ दिलाई। बताइए नेहरू कितना चालू थे, देश के लिए इतने लोग कुर्बान हो गए, लेकिन उनको भारत का प्रधानमंत्री का पद जो है जो नहीं मिला। और एक ऐसा व्यक्ति राजनीतिज्ञ था, बिना मार खाए, बिना इसका कोई अंग भंग हुए भारत का प्रथम प्रधानमंत्री बन गया और उसको लॉर्ड माउंटबेटन ने पूर्ण रूप से शपथ दिलाई प्रधानमंत्री की, बिना इलेक्शन हुए। 1947 में कहाँ इलेक्शन हुआ था, तो भारत का प्रधानमंत्री बन गया। ये क्या है? राजनीति है, यही राजनीति है। इसी राज व्यवस्था को समझना है और इसी राज व्यवस्था को हम पढ़ा भी रहे हैं। किस तरह से राज व्यवस्था चलाया नेहरू ने, बिना कोई अच्छा, मतलब जितने लोग, गांधी इतना मार खाए, इतना डंडा खाए, अंबेडकर इतना परेशान हुए और लोगों ने इतना परेशान हुए, लाल बाल पाल इतना मार खाए, यहाँ तक कि लाल बाल पाल, गरम दल, नरम दल, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह इतना तकलीफ सहे, लेकिन उनको कोई पद नहीं मिला। नेहरू इतना पॉलिटिशियन आदमी था कि उसको बिना तकलीफ सहे लॉर्ड माउंटबेटन ने उसको भारत का पहला प्रधानमंत्री का शपथ दिलाया। आप सोच लीजिए, यही राजनीति है, यही राज व्यवस्था है और यही आपको पढ़ करके IAS की परीक्षा निकालना है। तो और आगे आइए, अब क्या होता है आगे, और क्या आगे होता है आइए हम आपको बताते हैं। 1946
1946 में बनी 1946 में बनी संविधान सभा को 1946 में बनी संविधान सभा को स्वतंत्र भारतीय डोमिनियन स्वतंत्र भारतीय डोमिनियन की संसद के रूप में स्वीकार कर लिया गया। 1946 में बनी संविधान सभा को स्वतंत्र भारतीय डोमिनियन की संसद के रूप में स्वतंत्र भारतीय डोमिनियन की संसद के रूप में स्वीकार कर दिया गया। अब आइए 1946 में बनी संविधान सभा 1946 में संविधान सभा बनी 1946 में संविधान सभा बनी। संविधान सभा को स्वतंत्र भारतीय डोमिनियन सभा को स्वतंत्र भारतीय डोमिनियन की संसद के रूप में, यानी संविधान सभा पूछ दे 1946 में संसद कौन थी। अगर ये पूछ गया परीक्षा में कि जब प्रधानमंत्री बन गए बिना चुनाव किए हुए जवाहरलाल नेहरू, तो 1946 में संसद किसे कहा जाता था? राष्ट्रपति को, दूसरा राज्यसभा लोकसभा को, तीसरा राज्यसभा लोकसभा राष्ट्रपति को, और चौथा संविधान सभा को। अगर जो नहीं पढ़ा रहेगा तो श्योर मारेगा लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति को, और जो पढ़ा रहेगा वो कहेगा उस समय संसद थी ही नहीं। इसीलिए संविधान सभा को संसद की उपाधि दी गई। क्लियर हो गया? तो आप समझ जाइए, यही भारतीय राज्य व्यवस्था के अंदर भारतीय स्वतंत्रता नियम 1947 आप पढ़ लिए। 13 बिंदु हैं और 14 और 15 अगस्त की रात्रि में भारत पर से ब्रिटिश सत्ता की समाप्ति हो गई और जवाहरलाल नेहरू को प्रथम जो है भारतीय डोमिनियन का प्रथम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया और इसे शपथ दिलाने वाले लॉर्ड माउंटबेटन ठहरे। अगर पूछ दिया जाए किसी भी परीक्षा में कि प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री भारत के थे, उनको शपथ किसने दिलाई थी? आजकल प्रधानमंत्रियों की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। तो अब बताइए, पहले प्रधानमंत्री की शपथ किसने दिलाई थी प्रधानमंत्री पद की? तो उसने किसने दिलाई थी? गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने दिलाई थी। इतना चीज आपको जानकारी करना है। तो धन्यवाद। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को समाप्त कर दिया हूं और इस वीडियो को आप 1 बाय 1 लाइन करके पढ़िए, याद करिए और इसको समझिए। ये तर्कों पर, कसौटियों पर कसने वाली स्वतंत्रता अधिनियम की बातें हैं। इसी वीडियो अब अगला हमारा क्लास होगा भारतीय राज्य व्यवस्था में। अब भारतीय राज्य व्यवस्था में हमारा अगला क्लास होगा। आप ध्यान से इस वीडियो पर बने रहिएगा। अब होगा संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का गठन। मेरा अगला वीडियो बनेगा संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का गठन। अब यहीं पर अपना आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में संविधान सभा के गठन पर प्रकाश डालेंगे, जो आईएएस के ही सिलेबस में क्रमबद्ध पाठ है। तो इतना मैंने आपको पढ़ा दिया। अब आइए इसकी तैयारी करिए जो पढ़ा दिए और इसके लिए तैयार रहिए पढ़ने के लिए। धन्यवाद।